मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारा इंडिया, मैं आपको बता दूं कि फिजिकली इंडिया जो है ये पूरा का पूरा, ये जो भारत है, ये पहले मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं क्योंकि ये इसके देशांतर हैं। देशांतर ऐसे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लाइनें ऐसी होती हैं, ये देशांतर होते हैं। और इंडिया जो है 67 या 68 से शुरू होता है इंडिया, और ये यहाँ तक होता है, ये पूर्वी देशांतर कहे जाते हैं। 97.25 है। ये पूरा, इससे भारत का टाइम टेबल तय होता है पूरी दुनिया का। जैसे ये वर्ल्ड का भी मैप देखोगे, ये सारे देशांतर होते हैं। और ये देशांतर जो टाइम टेबल है हर एक देश का ऐसे ही होता है। सूरज इधर से चलता है और एक देशांतर को पार करने में सूरज 4 मिनट का समय लेता है। और हर एक दुनिया का टाइम टेबल इसी हिसाब से चलता है। जैसे न्यूजीलैंड सबसे आगे है तो इसमें सबसे पहले सनराइज हो जाएगा, सूरज निकल जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में निकल जाएगा। आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जब 4 बजते हैं, 3-4 बजे सवेरे के, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच शुरू हो जाता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी अपनी घूमती रहती है और संचलता रहता है। देशांतर के कारण हर एक अपना टाइम टेबल तय कर लेते हैं। और हमने यहाँ से किया है, इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर है, वहां से एक रेखा है 82 अक्षांश 3 पर है, वो यहाँ से मान लेते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 घंटे का है। ये हमारे अक्षांश हैं। यहाँ से इंडिया शुरू होता है और जैसे जैसे इतना ऊपर को बढ़ते हैं तो सर्दी बढ़ती रहती है, सर्दी बढ़ती रहती है और यहाँ के पूरी सर्दी बढ़ जाती है। और ये जैसे नीचे को चलेंगे तो गर्मी बढ़ती है। जो इक्वेटर होता है उससे नीचे भी ऊपर भी गर्मी बढ़ती है। अच्छा, हाँ, ये 8 अक्षांश इतना 4 है, ये 37.25 है। अब हम आपको फिजिकली इंडिया बिल्कुल, ये आपका ऊपर से जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, राजस्थान है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये केरला, ये तमिलनाडु, ये ऊपर वाला तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये झारखंड, ये पूरा उत्तर प्रदेश, ऊपर नेपाल, ये उत्तराखंड। मैंने आपको सारा इंडिया बता दिया। ये दरअसल ये ऊपर दार्जिलिंग का एरिया है और ये वो भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सारा यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, असम में ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। हमारे पड़ोसी देश यहाँ पर बर्मा है या म्यांमार है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये चीन है, ये पूरा तिब्बत यहाँ पर है, ये श्रीलंका है, नीचे मालदीव है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है, ये पूरा अरब सागर है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है अरब सागर। और ये इंडिया को पेनिनसुला कहा जाता है, यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप की विशेषता ये होती है कि 3 तरफ पानी होता है, एक तरफ जमीन होती है। अब हम मैप शुरू कर देते हैं, आपको पहले पार्ट का मैप शुरू करते हैं। पहले पार्ट का मैप शुरू करते हैं, यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। पहले वो सिंधु सभ्यता इसका नाम था। अब मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि ये जो सिंधु नदी है, ये इसका उद्गम यहाँ से होता है, ये यहाँ से बह करके ऐसे बह करके यहाँ से फिर ये पाकिस्तान में आ जाती है। और बहुत सारी नदियां हैं, यहाँ झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी यहाँ से है, फिर सतलुज व्यास यहाँ से है। ये पूरा यहाँ पर सागर बनाती है, अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु सभ्यता इसका नाम इसीलिए है कि ये सिंधु का एरिया पड़ता था पहले। अब ये, हाँ, अब हमारा नहीं, ये पाकिस्तान में ये एरिया चला गया है।
लेकिन सभ्यता अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे ये जो है जब भी पाई गई इनको कहते हैं पुरा स्थल। जो सामान वहां से पाया गया उसको हमने कहा पुरा वस्तु। सामान को कहा हमने पुरा वस्तु, और जो स्थान है उनको कहा पुरा स्थल। तो ये पुरा वस्तु और पुरा स्थल, हम आपको पुरा स्थल बता दें कि सबसे पहले 1920-22 में, प्यारे बच्चों गौर से सुन लो, कि सबसे पहले 1920-21 में हड़प्पा शहर की खुदाई होती है। ये है हड़प्पा, ये सबसे पहला शहर है, और दयाराम साहनी यहाँ पर खुदाई करवाते हैं। और बहुत कुछ मनके, भांड, मोती और शहर जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, एक दूसरे को समकोण पर काटना, सड़कों के साथ साथ नालियां होना, पानी का निकास, घरों का प्रबंध, ये सब कुछ था वहाँ पर। बहुत अच्छा नगर निर्माण योजना यहाँ पर। ये सबसे कभी कभी आता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इसी शहर की खुदाई हुई है। दूसरे नंबर का शहर खुदाई होने वाला ये है मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टिल्ला। 1922 में यहाँ पर खुदाई होती है, और यहाँ पर खुदाई करने वाले हैं राखल दास बनर्जी। अब यहाँ भी नगर योजना बहुत अच्छी पाई गई है। किले थे यहाँ पर, कहते हैं यहाँ पर राजा रहता था, और यहाँ का 2 तरह का है, ऊपर का शहर, नीचे का शहर, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है। तो 2 शहर की जब खुदाई हो गई, बहुत कुछ यहाँ से जो सामान मिला है। प्यारे बच्चों, मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर जो भी इस पाठ की कोई लिपि तो है नहीं, क्योंकि अभी बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि इसलिए है कि वो पढ़ी ली गई है, और लिपि कुछ नहीं पड़ेगी। जो भी सामान यहाँ पर मिला है, जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मिले हैं, पूरा वस्तु यहाँ पर मिली है, खुदाई में जो भी सामान यहाँ पर मिला है, उसी के आधार पर इतिहासकारों ने ये पूरा पाठ लिखा है कि ये सभ्यता कब से कब तक रही है। यानी ये मानते हैं कि 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आपकी किताब में तो 1900 ईस्वी पूर्व तक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व के बाद बिल्कुल ये सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद मैदानी भागों में नए सिरे से लोग रहना शुरू हो गए। अब ये हो गया जब सब, और अब 1924 में एक जॉन मार्शल है अंग्रेज। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास को निकालने की पूरी कोशिश करी है। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, यहाँ पर केवल साहित्य लिखने की परंपरा थी, लिटरेचर लिखने की परंपरा थी। तो जॉन मार्शल, उससे पहले कनिंघम रहे ASI के डायरेक्टर। ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया को बताया कि ये जो हिंदुस्तान की सभ्यता है बहुत अच्छी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। यहाँ पर शहर थे, सारी सुख सुविधाएं थी, और अंग्रेजों ने ये भी ध्यान रखा कि इसी सभ्यता की स्टडी करने के बाद चंडीगढ़ शहर बसाया। तो आगे मैं पूरा स्थल बता दूं और आपको सारे। अब आपको हम यहीं से चलते हैं दिल्ली के पास से। ये दिल्ली है, और ये जो दिल्ली, अब ये हरियाणा है। हरियाणा में जो ये दिल्ली के बिल्कुल ठीक इधर पश्चिम में ये राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी में आज भी खुदाई चलती रहती है। बहुत अच्छे यहाँ पर प्रूफ मिले हैं कृषि करने के भी, बहुत अच्छे। राखी गढ़ी के पास ये स्थान अगला हरियाणा का जो है बनावली, कृषि करने के, खेती बाड़ी करने के बहुत अच्छे प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। अब ये राजस्थान में हम आगे, राजस्थान में ये जो स्थान है ये है बनावली, सॉरी ये है कालीबंगन। ये कालीबंगन स्थान है,
और फिर हम आगे ये जो बिल्कुल पाकिस्तान में बाउंड्री पर है कोट दीजी, कोट दीजी है, और ये है स्थान चूंदड़ो। ये फिर पाकिस्तान में हम ये बालाकोट है। बालाकोट में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर मनके डाले जाते थे। बहुत कचरा मिला है, बहुत सामान मिला, कचरा मिला है, इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर मनके यानी मोती गहने बनाए जाते थे, सैलखड़ी पत्थर से डाले जाते थे। अगला स्थान अब हम भारत में आ गए, ये गुजरात है। गुजरात में है ये धोलावीरा। यहाँ भी गहने या मनके डालने के प्रमाण मिले हैं। अब यह स्थान गुजरात में अगला नागेश्वर। नागेश्वर अभी मैप में आया है बोर्ड में, और ये है स्थान लोथल। यहाँ बाद में हम कई और स्थान बताएंगे, इसको प्रॉपर कर लेना आप कि ये लोथल है। और लोथल ये नागेश्वर, ये सारा ये गोदी थी, बंदरगाह था, मैंने बता दिया आपको। ये सारा अरब सागर है, और अरब सागर से इधर का यानी पश्चिमी की साइड से व्यापार होता था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी की साइड से कैसे कैसे किन किन देशों से व्यापार होता था। तो ये सारी पश्चिमी साइड है, और मैं ये साइड आपको वर्ल्ड के मैप में समझाता हूँ। वर्ल्ड के मैप में किस तरह से देखो आप कि ये भारत है, ये आपका ये भारत है, ये हम पश्चिमी साइड में आगे यहाँ गुजरात, और ये सारा अरब सागर इससे चलता है। यहाँ पर पूरा ये था भारत, यानी भारत ये जो है ये हम पाकिस्तान अब है, पहले पूरा यहाँ तक भारत था, और उसके बाद ये अफगानिस्तान था। जमीनी रास्ता है सारा, ये सारा कवर करने के बाद ये ईरान है, व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया मानेंगे ये देश। जो मैप की ये होता है कि ये उत्तर में होता है, ये दक्षिण में होता है, ये साइड पश्चिम होती है, ये पूरब होती है। तो पश्चिमी साइड में होने के कारण पश्चिमी एशिया, पूर्वी साइड में जो रहेगा पूर्व एशिया। जैसे चीन हमारे पूरब में है, ये पूरा चीन है यहाँ पर। अब हम यहाँ गए, देखो ईरान में आ गए, ईरान के बाद इराक में आ गए, व्यापार होता था। सीरिया है, ये सऊदी अरब है, ये है यहाँ पर काला, ये जो लाल सागर है यहीं पर मक्का मदीना है। चलो मैं बता दिया। ओमान से भी, ओमान ये यहाँ पर ढिलमुल भी कहते हैं, यानी इससे भी व्यापार होता था। इधर से यहाँ से यह सारा हमारा व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया से हमारे संबंध थे, और यहीं पर इराक में थी मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यानी यहाँ पर कई बर्तन ऐसे मिले हैं, हम ये मानते हैं कि ओमान एक बर्तन है कि वो हमारी सिंधु सभ्यता में भी था, और इस मेसोपोटामिया सभ्यता में ही था। यहीं पर दो नदियां हैं, दजला और फरात, यहाँ पर बह करके फारस की खाड़ी में गिर जाती है। चलो आगे मैं बताता हूँ। ये पूरा सिंधु घाटी का मैप हो गया। अब दूसरे पार्ट के जो 2-3 स्थान है मैं बता दूं आपको। उसमें 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में जो शक्तिशाली महाजनपद था वो बिहार में, या मगध, ये मगध ऐसे लगाते हैं इसको। यहाँ पर जब यहीं लगा दोगे पूरा तो ये मगध है, और यहीं पर गंगा और सोन नदियां सब इधर से आकर के यहाँ पर अपना एक वो बनाती थी। यहीं पर बहुत अच्छा शक्तिशाली था उस समय ये मगध। एक तो मगध हो गया महाजनपद, और ये शरावस्ती, ये शरावस्ती महाजनपद था। ये बिल्कुल नेपाल के नीचे ये है जो लाइन लग रही है। और जो रामायण के अनुसार यहाँ पर कुश राज करते थे। ये कौशल राज है उस समय का, तो महाजनपद कौशल, यहाँ पर लव राज करते थे रामायण में जो है। और इधर इस एरिया में जो है यहीं पर लक्ष्मण के पुत्र, और ये जो मथुरा वगैरह है यहाँ पर भरत के पुत्र, भरत को दी गई थी रियासत। चलो मैं आपको बता दिया ये बात। और ये है अवंती, अवंती या उज्जैन, ये बहुत प्रसिद्ध है दूसरे पार्ट में। अब मैं आपको चलता हूँ चौथे पार्ट में जो बौद्ध धर्म का है। दूसरे पार्ट में अगर देखा जाए बौद्ध धर्म का, तो ये यहाँ पर आ जाओ। ये दिल्ली से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की साइड चलो आप, उत्तर पूर्व में ये मेरठ है। अशोक का यहाँ पर पिलर है, पिलर कहते हैं स्तंभ।
और ये स्तंभ दरअसल दिल्ली में भी लाया गया है। जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह के तुगलक के किले में आज भी यह स्तंभ लगा हुआ है दिल्ली में। वो मेरठ से लेकर के आए थे। एक तो स्थान भरोगे आप मेरठ, जो स्तंभ है अशोक का, और दूसरा है ये टोपरा। ये टोपरा इधर हरियाणा में है। दिल्ली से ऐसे चलोगे हरियाणा में, ऐसे लोकेशन करना आपको कि हरियाणा में है। टोपरा अंबाला के पास में है। अब हम बौद्ध धर्म के और स्थान बता दें जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ये लुम्बिनी है। महात्मा बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे। अब महात्मा बुद्ध यहाँ पर नेपाल की तराई में है। बिल्कुल लोकेट कर लें कि नेपाल की तराई में ये लुम्बिनी है। लुम्बिनी यहाँ पर, यानी महात्मा बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे। अब महात्मा बुद्ध ने फिर घर छोड़ दिया था और उन्हें, अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति उनको यहाँ होती है। ये स्थान भरोगे आप, ये है बोध गया। ये पूरा बोध गया है, यहाँ से यहाँ तक। ये कहीं भी इस लाइन से ऐसे चलोगे तो ये बोध गया है। और महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो महात्मा बुद्ध इस स्थान पर, अब हम उत्तर प्रदेश में आ गए। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, बाउंड्री पर यही। ये है स्थान सारनाथ। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पूरी दुनिया में। ये सारनाथ है और सारनाथ ये बनारस के पास है। यहीं पर बनारस भी है। आप ध्यान से सुनना, कोई आ जाए कहीं भी कोई मैप, तो ये बनारस भी है, यही सारनाथ है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को प्रथम प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन। इसी स्थान की मैं कुछ और खास बात बता दूं आपको कि जो 4 शेर हैं वो इस स्थान पर स्तंभ भी है और इस स्थान पर स्तूप भी है। स्तूप और स्तंभ यहीं से लिए गए। जो 4 शेर भारत सरकार का जो निशान है वो भी यहीं से लिया गया है और झंडे पर है वो भी यहीं से लिए। कभी कभी जीके में आता है कि ये सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, और ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए थे, हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए थे। ये है हमारे 4 शेर वाला, तो बहुत अच्छा है। एक शेर इसमें छिपा हुआ है और ये 3 शेर आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा, मतलब 4 है ये घूमते हुए। नेशनल म्यूजियम में इसको बहुत अच्छा दिखाया जाता है। और इसके नीचे ये है गोल चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं, जो 24 घंटे का शाश्वत रहने का प्रतीक है। इसके नीचे यहाँ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की विजय हो। पाली भाषा का शब्द है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय हो। और यहाँ पर जैसे ये सांड का दिखाया गया है या कोई ये हॉर्स है और चारों एक हाथी है। इस तरह से ये चारों जब घूमते हैं, ये पूरा बहुत अच्छा यहीं से लिया गया। ये भारत सरकार का निशान है, यानी बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है। महात्मा बुद्ध की याद दिलाता है। ये जितना भी है, ये सारनाथ है, कुछ भी है, ये सब जो बनवाया है बाद में, ये चारों दिशाओं में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। ये चारों शेर सम्राट अशोक ने जो बनवाया बाद में, ये सब बहुत सालों बाद जब सम्राट अशोक आया। बौद्ध धर्म तो महात्मा बुद्ध तो बहुत पहले हो गए। अब सम्राट अशोक का ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, ये अशोका अवदान में लिखा हुआ है। पुस्तक है अशोका अवदान। मैं आपको झंडे का निशान भी दिखा दूं कि ये हमने लिया है। ये जो गोल चक्र है इस तरह से हमारे झंडे पर है, क्योंकि आपको सब याद रह जाए, देख करके आपको अच्छा लगता है, ये सब याद हो जाएगा। ये सारनाथ कितना महत्वपूर्ण है मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब बौद्ध धर्म का जो अगला स्थान है वो है ये उत्तर प्रदेश में, ये हम बाउंड्री पर नेपाल के नीचे, इधर बिहार से, ये कुशीनगर है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का वो हो जाता, मोक्ष कहते हैं, और उसे पाली भाषा में कहते हैं महापरिनिर्वाण या निब्बान कहते हैं पाली भाषा में, और हमने कहा इसको महापरिनिर्वाण, यानी बौद्ध धर्म को जो मानता है महापरिनिर्वाण कहते हैं।
जैसे अम्बेडकर के मोक्ष को भी हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब बौद्ध धर्म का एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको बता दूं जो अशोक ने बनवाया, यहाँ पर स्तूप, यानी स्तूप और स्तंभ इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तूप तो गोल होता है और स्तंभ एक पिलर होता है। ये है बहुत अच्छा स्तूप जो आज भी प्रसिद्ध है। ये सांची का स्तूप है। सांची बिल्कुल भोपाल के पास कनखड़खेड़ा गांव, और ये भोपाल के बिल्कुल पास है। जो रेलवे लाइन यहाँ पर इधर से आती है झांसी की साइड से, ये सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आता है बिल्कुल झांसी के नीचे, इसको लोकेट करके ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। मैं आपको दिखा दूं सांची का स्तूप। ये है सांची का स्तूप, ये वाला, ये सांची का स्तूप है। ये बिल्कुल गोल लिया गया है, अंडाकार है बिल्कुल ये सांची का स्तूप। ये अब आपको इसकी खास बात बता दूं कि सांची के स्तूप का जो इंडिया गेट का जो डोम है, जो गुम्बद है, वो सांची के स्तूप को देख करके बनाया गया है। और जो राष्ट्रपति भवन का जो डोम है यानी गुम्बद है, वो भी सांची के स्तूप से ही लिया गया है। एडवन लुटियंस जब बना रहे थे इसको, तो उन्होंने भारत की जो आर्किटेक्चर है, भारत की जो कलाकारी है, भारत की जो इमारतें, उनका बहुत ध्यान रखा है। तो इस बनाते समय राष्ट्रपति भवन का जो डोम है वो सांची के स्तूप से लिया गया है। और जो घोड़े और बैल मैंने बताए थे वो भी वहां पर अंदर उसने बनाए हैं। आपको पता होगा उसके पीछे मुगल गार्डन है, वो मुगलों की शैली, मुगल ये जो मुगल बनाते थे, ये पार्क की जो शैली है, कटिंग की जो शैली करते थे, वो इसीलिए उसने स्टडी करने के बाद, लाल किला और उसकी स्टडी करने के बाद में एडमंड लुटियंस ने उसका नाम रखा मुगल गार्डन। अब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन और ये सब नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट तक इतनी अच्छी बिल्डिंग अंग्रेजों ने जो ठोकी है, बिल्डिंग में मोती जड़े हैं, नक्काशी करी है, ये सब एडमंड लुटियंस लंबे समय तक। इंडिया गेट का आप देखो 42 मीटर की हाइट है, और लगता है ये सब जो पार्क अंग्रेजों ने बनाए हैं, पार्लियामेंट बनाई है, अंग्रेजों का इरादा इस देश से जाने का नहीं था। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये सब। अब आप सांची का बौद्ध धर्म का और आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्तूप है। यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश है ये आजकल, यहाँ पर है अमरावती। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप बच गया और अमरावती का नष्ट हो गया। अमरावती वाले की बिल्कुल देखभाल नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं किया, देखभाल नहीं की, बहुत अच्छा स्तूप था, इसीलिए ये नष्ट हो गया। आंध्र प्रदेश का एक जिला है गुंटूर, वहां पर इसके जो प्रमाण हैं, जो कुछ पत्थर है वे रखे हुए हैं। और भोपाल की बेगमों ने इसको बचा लिया। आपको पता ही है इसकी नक्काशी बहुत अच्छी थी। इसका मैं गेट दिखा दूं, उसकी नक्काशी उस जमाने में इसकी नक्काशी करना, उस समय में इस तरह की नक्काशी करना, नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। एक इसका गेट दिखा दूं जिसको इंग्लैंड के लोग ले जा रहे थे। इंग्लैंड के लोग इस गेट को, ये पूर्वी तोरण द्वार है, ये गिर गया था, इसको इंग्लैंड के लोग ले जा रहे थे, इंग्लैंड के, फ्रांस के, और बेगमों ने उनको प्लास्टर का बनवा कर दे दिया, इसको बचा लिया। उस समय की इसकी नक्काशी देखिए आप कितनी अच्छी है, यानी भारत कितना मानता, पत्थरों को तराशते थे, भगवान को तराशना, नक्काशी करना, ये सब कितना अच्छा बैल बूटेरे सब बना हुआ है पत्थरों पर। अब मैं आगे चलता हूँ अगला। अब ये इसका मैप चौथे पार्ट का पूरा हो गया। हाँ, ये नागार्जुनकोंडा है जो बौद्ध धर्म में आता है। और यहाँ पर एक सम्राट अशोक ने जो बनवाया था गिरनार, ये एक स्तंभ है यहाँ पर, एक ये भी एक स्तंभ है, बौद्ध धर्म का हो गया मैप। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे, यानी मुगल आ गए। अब मुगलों में सबसे पहले हम स्थान आएंगे दिल्ली। दिल्ली का मुगलों का लंबे समय तक राज रहा। आपको बता दूं, मुगल जो खानदान है यहाँ पर, तैमूरी खानदान, वो 350 साल तक यहाँ पर राज किया है। अब देखो ये दिल्ली,
और दिल्ली से थोड़ा सा हरियाणा की साइड में चलो, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की नॉर्थ में हरियाणा की साइड ये चलो पानीपत। पानीपत की लड़ाई यानी अकबर ने भी की है, बाबर ने भी की है, फिर वो दिल्ली आए हैं। ये पानीपत हो गया, ये दिल्ली हो गई। और दिल्ली के बाद ये जो नीचे भी चलोगे, ये जमुना आ रही है यहाँ पर, ये आगरा हो गया। आपको ये भी बता दूं कि जमुना का पीछा मुगलों ने नहीं छोड़ा। पहले आगरे में किला था सब, यानी इब्राहिम लोदी ने आगरे में राजधानी बनाई थी। इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, फिर आगरे में राजधानी रही, जमुना का पानी पीते रहे। हाँ, एक खास बता दूं आपको, जितनी भी ये सिंधु सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, वो सब नदियों के किनारे हैं। इतिहास के स्टूडेंट को ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो सब नदियों के किनारे हैं। यानी नदियां उस समय बहुत पवित्र थी और बड़े अच्छे ढंग से उनका पानी उन्हीं का इस्तेमाल करते थे, पीने में भी और खेती बाड़ी में भी और दूसरे प्रयोग में भी। नदियां बहुत पवित्र, सारी सभ्यता नदियों के किनारे, जैसे मेसोपोटामिया, दजला और फरात, सारी। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो दिल्ली में जो जमुना है, सबसे पहले यानी महाभारत का जो प्रमाण मिला है, जमुना के किनारे जमुना का पानी जो प्रयोग करते थे, पुराना किला जिसे पांडवों का किला कहते हैं या पुराना किला कहते हैं, उस दिल्ली के हिस्से को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और पुराना किला वहीं को जमुना बहती थी, जमुना आज दूर कर दी और नोएडा के पास जमुना चली गई। तो लाल किले में भी जमुना का पानी यूज होता था, और आगरे का लाल किला और ताजमहल में भी जमुना का पानी यूज होता था। इसी तरह से अब अच्छा, मैंने आपको आगरा बता दिया, ये मथुरा है, यहाँ पर ये आगरा है। और उत्तर प्रदेश में जो मुगलों का बहुत अच्छा स्थान है वो लखनऊ है, ये लखनऊ है यहाँ पर। और मुगलों का एक और स्थान ये इलाहाबाद है। और इलाहाबाद ये मैंने बताया था ना, ये सारनाथ, ये बनारस। और इसको ये प्रयाग था पहले, आज भी प्रयाग कर दिया, अकबर ने इसको इलाहाबाद कहा तो इलाहाबाद हो गया। और ये जो वाराणसी था, अकबर ने इसको बनारस कहा, ये बनारस हो गया। और मुगलों के ये स्थान, ये पटना भी, पहले पाटलिपुत्र था, अब पटना हो गया। ये पहले पाटलिपुत्र है, पुराना पाटलिपुत्र है, पटना, मुगलों ने इसको पटना। और मुगल का राजस्थान में आ गए हम, ये इधर बिल्कुल आगरे के इधर सामत में ये अम्बेर है। अम्बेर में जहाँ अकबर ने वहां की एक भारमल की एक बिटिया की शादी की थी, यही अम्बेर, मारवाड़ भी इसको कहते हैं। ये मेवाड़ है, चित्तौड़ का एरिया ये है। और उससे आगे बढ़े ये है अजमेर। अजमेर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो चिश्ती खानदान का जो भारत में जो आया सबसे पहला, शेख मयूद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती, अच्छे शेख मयूद्दीन चिश्ती, इसी की सबसे पहला दरगाह है। बाकी इसी का खानदान है जो फैल गया, चिश्ती जो खानदान चला है। सूफी संत जो भारत में आए हैं, ये है अजमेर। और एक गोवा में भी अच्छी तरह राज रहा मुगलों का। अब मुगल बिल्कुल हो गया। अब मुगलों के बाद हम अब चले पाठ नंबर आगे आ जाए आप 1857 पे।